आज हम भारतीय संविधान में एकात्मक एवं संघात्मक सरकार को देखते हैं। एकात्मक सरकार, एकात्मक संविधान एकात्मक सरकार का गठन करता है। एकात्मक संविधान एकात्मक सरकार का निर्माण करता है। एकात्मक सरकार का निर्माण करता है। और संघात्मक संविधान संघात्मक सरकार का निर्माण करता है। एकात्मक संविधान एकात्मक सरकार का गठन करता है या निर्माण करता है, और संघात्मक संविधान संघात्मक सरकार का निर्माण करता है। सबसे पहले हम देखें एकात्मक संविधान को या एकात्मक सरकार को। एकात्मक सरकार यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट। यहां पर एक राज्य एक सरकार, एक राज्य एक सरकार होती है। यानी कि ऐसा संविधान जिसमें एक राज्य में एक ही सरकार हो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं, और सभी शक्तियां एक सरकार के पास होती हैं, और नीतियों के निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन में एक ही सरकार की भूमिका होती है। और यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि नहीं पाया जाता है। तो एकात्मक सरकार में क्या है, यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता है। बंटवारा नहीं पाया जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता है। नीतियों के निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन में एक ही सरकार की भूमिका होती है। दूसरा पॉइंट, नीतियों के निर्माण या नीति निर्माण में या नीतियों के क्रियान्वयन में एक ही सरकार की भूमिका होती है। एक ही सरकार की भूमिका होती है। एक ही सरकार की भूमिका होती है। और यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता है। नीतियों के निर्माण, नीतियों के क्रियान्वयन में एक ही सरकार की भूमिका होती है, और सभी शक्तियां एक सरकार के पास होती हैं। तीसरे पॉइंट में, सभी शक्तियां एक ही सरकार के पास होती हैं। अगर हम इसके लाभ देखें, जैसा कि हमने कहा कि ऐसा संविधान जिसमें एक राज्य में एक ही सरकार होती है उसे एकात्मक संविधान कहते हैं, एकात्मक सरकार कहते हैं। और एकात्मक संविधान एकात्मक सरकार का गठन करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इन सभी देशों में एकात्मक सरकार है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, यहाँ पर क्या है, एकात्मक सरकार। अगर हम एकात्मक सरकार के लाभों को देखें तो यहाँ पर निर्णय तीव्रतम होता है या तीव्रता से होता है या तेजी से होता है। एक सरकार है तो पूरे देश के लिए समान नीतियों को लागू करता है। एकात्मक संविधान में हम इसकी विशेषता देखें, विशेषता या लाभ, क्या लाभ है इसके। तो एकात्मक सरकार, जैसा कि हमने कहा कि निर्णय तीव्रतम होता है, इसमें निर्णय तीव्रतम होता है। दूसरा पॉइंट, एक सरकार है तो पूरे देश के लिए एक समान नीतियों का या कानूनों का निर्माण करती है। एक सरकार यानी कि यहाँ पर
एक समान नीतियों का या कानूनों का, एक समान नीतियों या कानून, एक समान नीति या कानून पाए जाते हैं। एक समान नीति या कानून पाए जाते हैं, या एक सरकार है तो पूरे देश के लिए एक समान नीतियां या कानून पाए जाते हैं। आपातकाल के लिए ये सरकार बेहतर सरकार है। क्यों? क्योंकि इसमें निर्णय तीव्रतम होता है। तो तीसरे पॉइंट में आपातकाल के लिए बेहतर सरकार है, बेहतर सरकार है। आपातकाल के लिए सरकार बेहतर है। और एकात्मक सरकार कम खर्चे की होती है। एकात्मक सरकार कम खर्चे की सरकार होती है। कम खर्चे की सरकार होती है। और एकात्मक सरकार में एकल नागरिकता की भावना भी होती है। पांचवें पॉइंट में एकल नागरिकता की भावना यहां पर होती है एकात्मक सरकार में। और ऐसी सरकार जो छोटे क्षेत्रफल हैं के देश हैं, यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के जो छोटे देश हैं, उनके लिए यह सरकार बेहतर सरकार है या सफल सरकार है। यानी कि ऐसी सरकार छोटे शहरों, छोटे देशों के, यानी कि छोटे क्षेत्रफल वाले देशों के लिए बेहतर सरकार है। तो ये तो हमने देख लिए एकात्मक सरकार की विशेषताओं को या लाभों को। अगर हम इनकी कमियों को देखें तो एकात्मक सरकार की कमियों को अगर हम देखें अगर हम इसकी कमियों को देखें तो एक सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं है। एक सरकार में सभी का प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है। और बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या विविधता वाले देशों में ये सरकार सफल नहीं है। यानी कि ये ज़्यादा व्यापक नहीं है, इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है, इसमें सभी का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है। और बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा विविधता वाले देशों में ये सरकार सफल नहीं है। यानी ये सरकार बड़े क्षेत्रफल जनसंख्या एवं विविधता वाले देशों में सफल नहीं है। और इसमें निरंकुश बनने की संभावना बनी रहती है। और इसमें निरंकुश बनने की संभावना बनी रहती है। और इसमें निरंकुश बनने की संभावना बनी रहती है। तो ये तो थी इसकी कमियां। ये सरकार ज़्यादा व्यापक नहीं है
और इसमें सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं पाया जाता है। ये सरकार बड़े क्षेत्रफल और जनसंख्या एवं विविधता वाले देशों के लिए सफल नहीं है और इसमें निरंकुश बनने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि संघात्मक सरकार को, हमने एकात्मक सरकार को देखा, उसकी विशेषताओं को देखा और उसकी कमियों को भी देखा। इसके बाद हम देखते हैं संघात्मक सरकार। तो जैसा कि हमने कहा कि संघात्मक संविधान संघात्मक सरकार का गठन करता है या निर्माण करता है, और संघात्मक सरकार, इसमें द्वैध सरकार होती है। इसमें क्या होती है? द्वैध सरकार या डुअल गवर्नमेंट। इसमें एक तो केंद्र सरकार है और इसमें कई प्रांतीय सरकारें होती हैं। इसमें कई प्रांतीय सरकारें होती हैं। इसमें द्वैध सरकार होती है, ये द्वैध सरकार होती है इसमें, और ये सरकारें एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। यानी कि इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में होती है। अगर हम द्वैध सरकार को देखें या डबल गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें क्या होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य में, केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा होता है। और क्या होता है? संविधान यहाँ पर लिखित होना चाहिए, कठोर होना चाहिए और पृथक और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ताकि न्यायिक समीक्षा का अधिकार हो। इसमें संविधान सर्वोच्च होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है और बड़े क्षेत्रफल जैसे कि अधिक जनसंख्या वाले और विविधता वाले देशों के लिए ये सरकार उचित सरकार है। क्यों? क्योंकि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें लिखित संविधान हो, इसमें लिखित संविधान हो और संविधान भी कैसा हो? कठोर हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो, संविधान सर्वोच्च हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, द्विसदनात्मक व्यवस्था हो, संविधान सर्वोच्च हो, बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले जैसे कि विविधता वाले देशों के लिए ये सरकार उचित है। अब इसके अगर हम लाभों को देखें संघात्मक संविधान के, या संघात्मक संविधान सरकार का निर्माण करती है, संघात्मक सरकार के अगर हम लाभों को देखें अब हम संघात्मक सरकार के लाभों को देखते हैं। संघात्मक सरकार के लाभ ये बड़े देशों में कारगर है। संघात्मक सरकार बड़े देशों में कारगर है, बड़े देशों में ये कारगर है जो क्षेत्रफल में बड़े हैं। और ज्यादा व्यापक सरकार है तो ज्यादा प्रतिनिधित्व पाया जाएगा, और ज्यादा प्रतिनिधित्व पाया जाएगा तो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी, और जब क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी तो क्षेत्र के अनुसार नीतियों और कानूनों का निर्माण हो। इससे क्या होगा? इससे सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम होगी।
तो ज़्यादा ये बड़े देशों में कारगर है। जब ज़्यादा व्यापक सरकार होगी, जब ज़्यादा व्यापक सरकार होगी तो अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाएगा। यानी ज़्यादा व्यापक सरकार होती है और इसमें अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। अधिक इसमें प्रतिनिधित्व पाया जाता है। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। जैसा कि हमने कहा, जब क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं, इसमें क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। और जब क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं तो क्षेत्रीय सरकारें क्षेत्र के अनुसार नीतियों का और कानूनों का निर्माण करती हैं। इससे सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं वो क्षेत्र के अनुसार नीतियों एवं कानूनों का निर्माण करती हैं। जिससे क्या होती है, जैसे क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी होती है और सरकार के निरंकुश होने की संभावना कम होती है। इसके बाद हम देखें तो सरकार की, अगर हम कमियों को देखें, संघात्मक सरकार की, ये तो थे लाभ। अब संघात्मक सरकार की कमियां। नीतियों की कमियों को अगर हम देखें तो ऐसी सरकारों में निर्णय विलंबन से होता है, या निर्णय देरी से होता है, विलंब से होता है। तो ऐसी सरकार में निर्णय विलंब से होता है, निर्णय विलंब से होता है। दोहरी नागरिकता में एकता की भावना आती है, आपातकाल से निपटने में दिक्कतें आती हैं और साथ ही केंद्र और राज्य के मध्य में ज़्यादा विवाद देखने को मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ज़्यादा स्वतंत्र हो जाती है और पूरे देश में एक समान नीतियां एवं कानून लागू नहीं हो पाती हैं। कभी कभी नीतियों और कानूनों के निर्माण में दोहराव की स्थिति देखने को मिलती है और संघात्मक सरकार ज़्यादा खर्चे की सरकार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।